तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों का जो 3 मार्क्स वाला 5 क्वेश्चन है वो कंफर्म हो जाने वाला है। यानी कि जो आप लोगों को 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और इससे पहले कि जो आप लोगों का विज्ञापन का क्वेश्चन आने वाला है एक ठो, उसका वीडियो मैं बना दिया हूँ। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को सोल्व करने वाले हैं। और आप लोगों को यहाँ से 15 मार्क्स कंफर्म हो जाने वाला है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का आंसर एक बार देखने में भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पान वाले का व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। पान वाला व्यक्ति कैसा था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है कि पान वाला एक साधारण लेकिन जीवंत व्यक्तित्व का व्यक्ति है। वह छोटी सी दुकान चलाता है, पर उसकी बातचीत और व्यवहार में खास अपनापन होता है। वह अपने काम में निपुण और मेहनती तथा ग्राहकों को पान बड़े मन से खिलाता है। ठीक है, उसका क्या करता है, वो छोटे दुकान चलाता है और उसमें पान बेचता है और ग्राहक से क्या करता है, बहुत ही अपनापन तरीका से बात करता है। ठीक है, आगे है कि पान वाला हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का होता है। वह आसपास की घटनाओं और लोगों की बातें बड़े चाव से करता है। उसकी भाषा में देश देसीपन और सादगी झलकती है। ठीक है, वह व्यवहारिक और समझदार भी है। समाज और राजनीति पर उसकी अपनी राय होती है, जिसे वह वो बेझिझक प्रकट करता है। जीवन के अनुभवों ने उसे चतुर बना दिया है। ठीक है, इस प्रकार पान वाला साधारण होते हुए भी जागरूक, मेहनती और आत्मसम्मान से भरा व्यक्ति है, जो समाज की नब्ज को समझता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा खाना क्यों कहा। यानी कि जो लेखिका के पिता है वो रसोई को भटियारा खाना क्यों कहा है। तो इसका जो उत्तर है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियारा खाना कहा इसलिए कहा है क्योंकि वो हर समय धुआं, आग और गर्मी रहती है। ठीक है, उन्हें लगता था कि रसोई का वातावरण असुविधाजनक और कष्टदायक होता है। ठीक है, उनका यह कथन समाज की उस सोच को भी दिखाता है जिसमें रसोई को महिलाओं का कठोर और थकाने वाला कार्यस्थल माना जाता है। ठीक है, इसलिए लेखिका के पिता ने मजाकिया और व्यंग्यात्मक रूप से रसोई को भटियारा खाना कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फादर बुल्के का भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या योगदान है, इसे संक्षेप में बताइए। यानी कि जो फादर कामिल बुल्के है उनका भारतीय समाज और संस्कृति में क्या योगदान है उसको बताना है। तो इसका जो उत्तर है कि फादर कामिल बुल्के ने भारतीय समाज में और संस्कृति को बहुत लाभ पहुंचाया। उनका योगदान इस प्रकार है। पहला है कि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई। यानी कि जो फादर कामिल बुल्के थे उन्होंने हिंदी जो भाषा था उनको प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दूसरा है कि उन्होंने शब्दकोश और अन्य साहित्यिक कार्य के माध्यम से हिंदी का समृद्ध किया। यानी कि जो हिंदी का शब्दकोश है और साहित्य कार्य के माध्यम से उन्होंने हिंदी को समृद्ध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों का सम्मान किया और इससे दूसरों तक पहुंचाया। ठीक है, अगला है कि उन्होंने समाज में शिक्षा, सेवा और मानवता का संदेश फैलाया। इस प्रकार फादर जो कामिल बुल्के थे उन्होंने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, यानी कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो हिंदी भाषा को भारतीय संस्कृति और विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। जो लेखक है उन्होंने फादर कामिल बुल्के को दिव्य करुणा की चमक क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन और व्यवहार में करुणा, प्रेम और सेवा भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वे हर व्यक्ति के दुख, दर्द और को अपना समझते थे और अपना भेदभाव
के सबकी मदद करते थे, यानी कि बिना भेदभाव किए वो सबकी मदद करते थे। जो फादर कामिल बुल के थे वो सभी का जो दुख दर्द था वो अपना समझते थे और सभी से प्रेम और भावना को स्पष्ट दिखाई देते थे। ठीक है, यानी कि जो दुख दर्द था वो अपना समझते थे और किसी से बिना भेदभाव किए सबका मदद करते थे। ठीक है, वे गरीबों, बीमारों और छात्रों के प्रति विशेष रूप से दयालु थे। उनका व्यवहार इतना सरल और स्नेहपूर्ण था कि लोग उनके पास अपने दुख बांटने चले आते थे, यानी कि वो इतने मिलनसार थे कि लोग उससे अपना जो दुख था वो बांटने चले आते थे। ठीक है, आगे है कि इस कारण लेखक को फादर बुल्के का व्यक्तित्व मानवता से चमकता हुआ लगता है और उन्हें उन्हें मानवीकरण की दिव्य चमक कहा है। ठीक है, इन कारणों से उन्हें क्या कहा है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चरित्र के विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो गृहस्थ थे, यानी कि खेती बाड़ी करते थे, तो उनका जो कौन सा चरित्र के कारण उसे साधु कहते थे। इसका जो उत्तर है वो है कि बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे और गृहस्थ जीवन जीते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे वो खेती बाड़ी करते थे और घर का काम काज संभालते थे, फिर भी लोग उन्हें साधु कहते थे। इसके पीछे कई विशेषताएं थी। क्या क्या था? जो पहला विशेषता था वो है कि सदा और सरल जीवन जीते थे। वे सदा सिंपल रहते थे और सरल तरीका से जीवन जीते थे। ठीक है, दूसरा विशेषता है कि उनके मन में लोभ लालच और स्वार्थ नहीं था। वो निश्चल थे, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं था। ठीक है, बस उसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं था। ठीक है, तीसरा विशेषता है कि वे हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। जो बाल गोविंद भगत था वो हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता था। ठीक है दोस्तों, चौथा जो विशेषता है वो है कि उनका व्यवहार सबके साथ प्रेम, दया और समानता का था। जो उनका व्यवहार था सभी के साथ प्रेम और दया के साथ रहते थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, पांचवा जो विशेषता है वो है कि वे भजन कीर्तन और राम नाम में लीन रहते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत था वो भजन करते थे, कीर्तन करते थे और राम नाम में यानी कि राम का माला जपते रहते थे। ठीक है, और जो कबीर दास थे उनका पद गाया करते थे। ठीक है, छठवां जो विशेषता है कि सुख दुख में वे समभाव रखते थे और कभी घबराते नहीं थे। ठीक है, इन सभी गुणों के कारण गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत की जीवन साधु जैसा पवित्र और आदर्श माना जाता था, इसलिए लोग उन्हें साधु कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो जो भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसका कारण है कि भोलानाथ एक छोटा बच्चा है। जब वो अपने साथियों को देखता है तो उसका मन खेलने और मस्ती करने में लग जाता है। ठीक है, दोस्तों की हंसी मजाक और अपनापन देखकर उसका ध्यान अपने दुख और डर से हट जाता है। यानी कि जब अपने दोस्त को देखता है तो उसका जो दुख और दर्द था वो सब हट जाता है, वो खेलने के लिए सोचने लगता है, खेलने के और मस्ती करने के लिए। ठीक है, आगे है कि साथियों के बीच उसे सुरक्षा और खुशी का एहसास होता है। इसी कारण भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। यानी कि डुमरांव एक गांव है, उसको शहनाई की दुनिया में क्यों याद करते हैं। इसका जो उत्तर है कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यही वह स्थान है जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। यानी कि डुमरांव में ही जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका जन्म हुआ था। डुमरांव को शहनाइयों से विशेष पहचान मिली। जो डुमरांव गांव है उसको शहनाई से विशेष पहचान मिला। यहीं से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई वादन की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने शहनाई को देश विदेश में प्रसिद्ध किया। यानी कि जो डुमरांव गांव है, डुमरांव गांव से ही जो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई बजाना शुरू किए थे। उनकी वजह से डुमरांव का नाम शहनाई और शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अमर हो गया। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान थे, बिस्मिल्लाह खान के कारण ही जो डुमरांव गांव था वो शहनाई और शास्त्रीय संगीत के लिए इतिहास में अमर हो गया। ठीक है, इस कारण से शहनाई की दुनिया में डुमरांव को हमेशा सम्मान और गौरव के साथ याद किया जाता है। यही जो कारण है, उसी कारण से जो डुमरांव है उसको हमेशा सम्मान और गौरव के साथ याद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगता है? यानी कि कवि कहते हैं कि जो फादर है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसा लगता है, क्यों लगता है? तो इसका जो उत्तर है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती है क्योंकि वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ शांति, सुकून, सुरक्षा का एहसास होता है। जैसा देवदार का पेड़ ऊंचा, मजबूत और ठंडी छाया देने वाला होता है, वैसे ही फादर का व्यक्तित्व भी लोगों को सहारा और आश्वासन देता है। यानी कहने का मतलब है कि जो देवदार का पेड़ होता है वो ऊंचा होता है, मजबूत और ठंडी छाया देता है। उसी प्रकार जो फादर थे कामिल बुल के, उन्होंने लोगों को सहारा और आश्वासन देता था। ठीक है, आगे है कि वे स्वभाव से सरल, शांत और गंभीर थे। उनकी मौजूदगी से लोगों का मन शांत हो जाता था और उन्हें विश्वास मिलता था। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की ठंडी और सुखद छाया जैसी लगती थी। यही जो कारण है, इसी कारण से जो लेखक थे उन्होंने कहा कि जो फादर की उपस्थिति है वो देवदार की ठंडी और सुखद छाया जैसी लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? यानी कि जो लेखिका है उसकी माँ जो कहती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना है, इसका जो कारण क्यों उसे कहा? तो इसका जो उत्तर है कि माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समाज में लड़कियों को अक्सर कमजोर समझा जाता है। माँ चाहती है कि उसकी बेटी किसी से डरे नहीं और मजबूत बने। वह नहीं चाहती है कि लड़की केवल सजने संवरने या नाजुक दिखने तक सीमित रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो उसका माँ है वो चाहती है कि वो उसकी बेटी है किसी से डरे नहीं और मजबूत बने, समाज में अपना हक के साथ जिए, किसी से कोई डर नहीं होना चाहिए। वह केवल सजने और संवरने तक सीमित नहीं रहे बल्कि अपना नाम रोशन करे। ठीक है, माँ का मानना है कि लड़की को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उसे अपने फैसले खुद लेने चाहिए और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है, उसकी माँ कहती है कि लड़की जो होता है उसको कठिन परिस्थिति में भी क्या करना चाहिए? अपना सम्मान, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए। उनका जो फैसला है खुद लेना चाहिए, ना कि कोई दूसरा आदमी उसे फैसला ले। ठीक है, उसका जो जीवन है वो खुद फैसला ले। ठीक है, इसलिए माँ कहती है कि लड़की होकर भी कमजोर न दिखे बल्कि साहसी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान वाले बने। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कभी बादल से फुहार फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? यानी कि जो कवि है वो बादल को फुहार रिमझिम बरसने का स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि ऐसा इसलिए कहते हैं कि बादल से रिमझिम फुहार बरसने के बजाय गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह कमजोर और धीरे 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 परिवर्तन नहीं बल्कि जोरदार और प्रभावशाली बदलाव चाहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि कमजोर और धीरे धीमे परिवर्तन, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन नहीं बल्कि एक साथ परिवर्तन और प्रभावशाली बदलाव चाहते हैं। ठीक है, रिमझिम बारिश हल्की होती है जो ज़्यादा असर नहीं डालती, जबकि बादल की गर्जन शक्ति, जोश और आंदोलन का प्रतीक होता है। ठीक है, कवि चाहता है कि समाज में फैली बुराइयों और अन्याय समाप्त हो। इसके लिए जरूरी है कि लोग जगों जागें, संघर्ष करें और क्रांति लाएं। इसलिए कवि बादल से गरजने को कहता है ताकि लोग में नई चेतना, साहस और शक्ति पैदा हो सके। ठीक है, यही कारण से लोग, जो कवि हैं वो कहता है कि जो समाज के लोग हैं वो जागें, संघर्ष करें और क्रांति लाएं। ठीक है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन हो सके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? यानी कि गोपियों के अनुसार एक राजा होता है, राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर। गोपियाँ के अनुसार राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। राजा को प्रजा का केवल शासक नहीं बल्कि संरक्षक बनकर रहना चाहिए। उसे प्रजा के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जो राजा होता है वो केवल शासक नहीं है बल्कि संरक्षक है। यानी कि जो जनता होता है, प्रजा होता है, उसका संरक्षण करे और जो प्रजा है प्रजा के दुख दर्द को समझना चाहिए। ठीक है, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, राजा को न्याय करने वाला और दयालु होना चाहिए। यानी कि जो राजा होता है उसको बिल्कुल न्याय, जस्टिस करे और
बिल्कुल भी दयालु होके, वो कठोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबके साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। यानी कि राजा को अपने फायदे के बारे में नहीं बल्कि प्रजा की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने भलाई के बारे में नहीं बल्कि प्रजा का कल्याण के बारे में सोचे, ठीक है। गोपियाँ का मानना है कि संकट के समय राजा को प्रजा का साथ देना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो राजा ऐसा करता है वही सच्चा और अच्छा राजा कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितना भी मैं वीवीआई क्वेश्चन बताया हूँ इतना अब यदि आप कर लेते हैं तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो इसको प्लीज़ याद करके जाइएगा, समझ के जाइएगा और अच्छे से लिख आइएगा, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।